औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का दूसरा सवाल ये है कि इकनॉमिक रिसेशन जो है वो क्यों आता है। देखें, इकनॉमिक रिसेशन किसे कहते हैं। इकनॉमिक रिसेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें ना जो जीडीपी होती है, पता नहीं आपने इकनॉमिक्स पढ़ी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है किसी मुल्क की, तो वो जौन सी है वो कम हो जाती है। ये वो पीरियड होता है जिसमें इकनॉमिक ग्रोथ जौन सी है, किसी मुल्क में जो इकनॉमिक एक्टिविटी की मुआशी ग्रो चीज़ें हो रही, बिजनेस बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जनरेट कर रहे हैं, वो ग्रोथ जौन सी है रुक जाती है, ये कम माइनस में जाने शुरू हो जाती है। और ये बेसिकली कुछ सालों के बाद आता है। मतलब आप हमारे पास रिकॉर्ड है कि ये ज़्यादातर समझ लें कि ये 6 से 10 सालों के दरमियान ही एक दफ़ा आता है। 1930 से सबसे बड़ा आया था ग्रेट डिप्रेशन जिसे कहते हैं, उसके बाद से सबसे वो ग्रेट था, वो रहा भी बहुत अरसा था, तो तकरीबन 10 साल चला वो। तो वो ये आता रहता है, ये हर 8-10 साल के बाद आता है और ये किसी वजह से आता है। अच्छा, आप जो दुनिया में किताबों में गूगल पे जो आपको मिलेगा ये क्यों आता है, तो उसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। डिमांड साइड की वजह से आता है और सप्लाई साइड की वजह से आता है। डिमांड साइड में वो ये कहते हैं कि अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, मसलन अगर आपके बैंक जौन से हैं उनके पास पैसे की, लिक्विडिटी की, कैश की कमी हो जाए, तो वो जो कर्जे लोगों को दे रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो जब वो कर्जे कम होते हैं तो जो आगे से लोग कर्ज़ों के ऊपर, आपको पता है बिजनेस चलता ही कर्ज़ों के ऊपर है, तो वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो रुक जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो एक तो ये वजह बताते हैं। दूसरी वजह बताते हैं, अगर आपका स्टेट बैंक महंगाई हो रही हो मुल्क में या किसी और वजह से, या डिस्करेज करने के लिए उनको लगे कि यार बहुत ज़्यादा कर्ज़ा बहुत बढ़ता चला जा रहा है, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, इनके सूद का शरह बढ़ा देते हैं। तो उससे ये होता है कि जो कर्ज़े हैं वो महंगे हो जाते हैं। आपको 8% पे 2008 में आपको पता है कि बहुत, इससे पहला जो आया था वो 2008 में आया था मुशर्रफ साहब के दौर में। उससे पहले आप देख के सामने जो 5 और 6 साल गुजरा, आप सोचें उसमें कितनी ज़्यादा लोगों ने, इतनी क्रेडिट इतना आम हुआ था और लोगों ने बेधड़ल्ले से सब टैक्स बचे हुए थे। आप 15-15, 12-12 लाख रुपए की तो मर्सिडीज़ें बिकती थी, लोगों ने जनाब 10-10 हज़ार रुपये के घरों में एसी लगाए हुए थे। और वो उसके बाद फिर बिजली का, वो लोगों ने ये नहीं सोचा कि उसके असरात क्या होंगे, लेकिन आंखें बंद करके लोग बाइंग कर रहे थे, इसलिए कि इतना सस्ता था क्रेडिट कि वो लोगों ने कर्ज़ों के ऊपर चीज़ें, हर बंदा नई गाड़ी चला रहा है, नई गाड़ी ले रहा है। तो उसके बाद फिर आपको पता है उसके बाकी असरात जो आते हैं बाद में, तो वो इंटरेस्ट रेट अगर गवर्नमेंट बढ़ा दे महंगाई की वजह से या किसी और वजह से, तो उससे फिर क्रेडिट महंगा हो जाता है और वो चीज़ें बैंक कम लोन देना शुरू कर देते हैं, कर्जे महंगे हो जाते हैं और जो डिमांड कम होती है पैसे की और जो आगे से ग्रोथ होनी होती है वो रुक जाती है। बाज़ दफ़ा जो आपकी एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टियाँ आपने ख़रीदी हैं, चीज़ें हैं, उनका बायर कम हो जाता है, उसकी एसेट की कीमतों में कमी हो जाती है किसी वजह से भी, कोई इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, कोई डिमांड सप्लाई की वजह से। इसी तरीके से कोई मुल्क में ऐसे हालात आ जाएं कि कोई जंग शुरू हो जाए या कोई आपकी मुल्क की ना पसंदीदा गवर्नमेंट आ जाए या ना पसंदीदा पॉलिसीज़ आ जाएं कि बिजनेसमैन का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, इंटरेस्ट लूज़ कर दिया उसने, अपना ट्रस्ट नहीं कर रहा वो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ एडहॉक हैं या अनसर्टन है, या तो वो पैसा रोक लेता है, वो इन्वेस्ट करना छोड़ देता है। एक्सचेंज रेट में डेप्रिसिएशन हो जाए, आपको नुकसान होना शुरू हो जाए, आपके लिए रॉ मटेरियल महंगा होना शुरू हो जाए, उस वजह से आता है। और उसके अलावा जब गवर्नमेंट अपनी ख़र्चों को रोकने की कोशिश करे, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने भी किया था कि जी हम अपने ख़र्चे रोकेंगे, हम कफ़ायत शारी की मुहिम शुरू कर दी, गवर्नमेंट ने ख़र्चे जो आपके शहरों में डेवलपमेंट होती है उसको रोक दें। तो जब वो शहरों में डेवलपमेंट ही नहीं हो रही, ठेके नहीं जा रहे, लोगों को तनख्वाह नहीं हो, आगे काम ही नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से भी स्पेंडिंग कम हो जाती है गवर्नमेंट की, तो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होनी शुरू हो जाती है और आ जाता है रिसेशन। अच्छा, उसके अलावा सप्लाई साइड भी है। सप्लाई साइड में सिंपल से ये है, मसलन आप ये देखेंगे ऑयल प्राइसेस, हमने कहा जंग,
अगर हो जाती खाना खास्ता तो क्या होता, ऑयल अगर फ़र्ज़ करें मिडल ईस्ट में जंग शुरू हो जाए, कुछ वजह हो जाए तो जंग हो जाएगी। जंग अगर होगी तो क्या होगा, ऑयल के आना मुश्किल हो जाएगा। जब ऑयल आना मुश्किल होगा तो ऑयल की कीमतें बढ़ जाएंगी। जब ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी तो ऑयल महंगा हो जाएगा। ऑयल महंगा हो जाएगा तो स्पेंडिंग उस पर जौन सी है वो कम हो जाए, लोगों के पास बचेगा कम, वहाँ इतना महंगा ऑयल नहीं लेंगे तो वो प्रोग्रेस रुकनी शुरू हो जाएगी। तो बाज़ दफ़ा सप्लाई साइड का जो शौक़ है कि किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाए, तो जब सप्लाई आपको पता कम होती है तो उसकी कीमत महंगी हो जाती है। तेल की सप्लाई कम हो जाए तो कीमत बढ़ जाएगी, जब कीमत बढ़ेगी तो लोग डिमांड कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से भी सप्लाई साइड की शॉक की वजह से भी इन्फ्लेशन, ये रिसेशन आता है। अब ये किताबी बातें पता नहीं आपको समझ आती है कि नहीं आती, लेकिन बुनियादी तौर पे अगर मैं एज आ अपना इसमें बैकग्राउंड, अपनी तजर्बा, अपनी फेथ, ईमान, जो मेरी ताकत अल्लाह ने मुझे दी है, मैं उसको शामिल करूं, क्योंकि इसमें से जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, वजूहात जो वो देते हैं, मज़े की बात ये है कि इनमें से काफ़ी चीज़ें अफेक्ट हैं। कहते हैं कॉज और इफेक्ट होता है। वो आपको ऐसी चीज़ों के जवाब देते हैं कि अक्सर औक़ात एक आम आदमी को समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसी बात करेंगे जिससे कुछ ना कुछ तो हो ही जाना है। हाँ जी, महंगाई तो हुई थी, लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि महंगाई कॉज है रिसेशन की या महंगाई इफेक्ट है रिसेशन का। तो इस तरह ये पिछली चीज़ें हैं कि इनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो शायद कॉज ना हो, कॉज कुछ और है लेकिन वो अफेक्ट हैं। अच्छा, अब मैं जब इन चीज़ों को इकट्ठा करूँ ना, तो मैं आपको मोटी मोटी 2-3 बातें बता देता हूँ। और मेरा इसके ऊपर बड़ा ईमान है, बड़ा मैं चीज़ें देखता हूँ और मुझे ये चीज़ें नज़र आती हैं और मैं लोगों को बताता हूँ यार कि इस चीज़ों से बचो। मसलन देखें, एक चीज़ आप ये देखें कि कुरान पाक और हमारा पूरे दीन ने रिबा को, सूद को, कर्ज़ों को, कितना कर्ज़ों के ऊपर सूद को इतना नापसंद किया है। मैं इसके ऊपर तो पूरा प्रोग्राम करना शुरू करूँ तो आप हैरान हो जाएंगे एक आम आदमी की कितनी कितनी सख्त इसके ऊपर बातें हैं और हदीस हैं। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला ने आज के जो प्रोग्राम है इसके हवाले से एक बात, सूरह बकरा की आयत नंबर 276 है। मैं इस पर सूद के ऊपर प्रोग्राम नहीं कर रहा कि मैं इसको आपको सज़ाएँ बताऊँ या अल्लाह की बताऊँ कि इस पर क्या क्या अज़ाब है, लेकिन अल्लाह ताला की एक तरफ बात ज़रूर है। आयत नंबर 276 सूरह बकरा की, खुदा सूद को नाबूद करता और खैरात यानी कि चैरिटी की बरकत को बढ़ाता है। मतलब जो आप सूद पे काम करते हैं इसने घटना है, अल्लाह का वादा है। अल्लाह सूदी कारोबार में बरकत नहीं डालता, इसने अपनी मौत खुद मरना है। एक बात। दूसरी तरफ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो चैरिटी है, खैरात, सदकात, अल्लाह इसको बढ़ाता है और अल्लाह खुदा किसी नाशुक्र गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता। ये देखें, ये सिंपल सी आपके सामने, मेरा ख्याल ये 10-12 आयतें जो चल रही हैं ना सूरह बकरा में, ये सारी सूद के ऊपर ही चल रही है। मैंने सिर्फ एक आपको छोटी सी समझाने के लिए बात की है, क्योंकि अभी हमने बात की है कि बैंक एक्स्ट्रा क्रेडिट दे देते हैं, लोन को सस्ता कर देते हैं, और मेरे आप जैसे लोग, अल्लाह ना करे मैं उनमें शामिल हूँ वैसे, लेकिन हम जैसे आम लोग, हम लोग खौफ खुदा को छोड़ के, आपको सोचे ना, एक घर है वो महंगा हो रहा है, आप कहते हैं यार वो मैंने घर के लिए पैसे जमा किए, मैंने घर लेना था भाई, अब मैं तो यार वो तो महंगाई होती जा रही है, वो तो 30 लाख का हो गया, अब 30 जमा किया तो वो 40 का हो गया। तो इससे बेहतर नहीं है कि मैं तो सारी ज़िंदगी घर ही नहीं ले सकता कि मैं जनाब, कर्ज़ा बड़ा सस्ता हुआ हुआ आजकल 8% पे लोग जो उनसे बैंक लोन दे रहे हैं, तो मैं सूद के ऊपर घर ले लेता हूँ तो मैं तो फ़ायदे में रहूँगा। 8% देने के बावजूद भी ये कीमतें कहीं से कहीं निकल गई होंगी। तो अक्सर कात बिजनेस जो है वो सूद पे काम कर रहा होता है, उनको पता है 8-10% पे मैंने सूद पे कर्जा लिया और मैं इसमें से 30-40% कमाई जा रहा हूँ, और ये सारा बिजनेस कर रहा है।
जबकि अल्लाह कह रहा है कि मैंने सूद को नाबूद करना है और ज़कात खैरात सदक़ात को अल्लाह के नाम पे जो आप पैसे खर्च करते हैं उसमें बरकत डालूँगा। अब ये अल्लाह ताला से चैलेंज वाली बात ही है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में इसकी जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उससे कहते हैं फ़िएट मनी। फ़िएट मनी वो होती है वो पैसे मैं कर्जे में दे दूँ जो मेरे पास है ही नहीं तो मज़े की बात नहीं है। बैंक आपको वो पैसे कर्जे में देते हैं जो उनके पास है ही नहीं। वे आप सोचें, अब ये फिर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सब्जेक्ट है, लेकिन चले मैं आसानी से करने की कोशिश करता हूँ। आपने मुझसे 10 लाख का कर्जा लिया, मांगा, मैंने 10 लाख का कर्जा जो भी शराइत थी मैंने अप्रूव कर दिया। अब वो 10 लाख, और ये दुनिया में पाकिस्तान में हज़ारों लोग कर रहे हैं, दुनिया में कर रहे हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो 10 लाख रुपए का कर्जा बैंक से लेके 10 लाख रुपया निकाल के घर ले जाएंगे? अक्सर लोग ऐसे हैं कि वो क्रेडिट लाइन अप्रूव हो गई, आपके 10 लाख अंदर ही पड़े हुए हैं, आपने उसमें से 2 निकाल दिया, 8 पर भी पड़ा हुआ है और ये साइकिल चल रहा है। तो बैंक क्या करते हैं, वो जो आपने पैसे दिए हुए हैं उनको पता है कि लोग कितने मांगने वापस लेने कितने आते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक पोर्शन रख लेते हैं। मसलन आपका 10 लाख रुपया था, सूद के साथ आपने मुझे 13 लाख वापस करना था। अब बैंक की किताब में ये कह रही है कि बैंक के 13 लाख रुपए के रिसीवेबल पड़े हुए हैं, कर्जे वापस आने हैं। 3 लाख तो सूद है उसमें, वो जब आएगा सो आएगा, लेकिन 13 लाख रुपए मैंने आपसे लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, उन 13 लाख में से ये सोचता हूँ कि यार फ़र्ज़ करें वो एक परसेंटेज होती है जो स्टेट बैंक के साथ इनकी एग्रीमेंट होता है कि मैं 20% इसका रख लेता हूँ। और अक्सर कात वो जो बैंक कहते हैं ना अपना 20% आप अपना लगाएं, बाकी 80 हमसे ले, उसकी वजह भी शायद यही होती है कि 20% आप रख लें, 80% आगे से फिर लोन दे देते हैं। बैंक के पास 100 रुपये है, 100 रुपये के ऊपर जनाब वो हर लोन का जो उनके पास, और डिपॉजिट्स भी आ रहे हैं, उन्होंने हर एक के पीछे 100 के पीछे 20 रुपये रख के फिर 80 लोन दिया हुआ है। तो करते करते आप सोचें 80 के ऊपर 20% काट के फिर आगे लोन दिया हुआ है। तो ये मैं वो लोन दिए जा रहा हूं जो मेरे पास है नहीं, इस उम्मीद पे कि यार लोगों ने फिर बैंक में रखवाने हैं। इसको कहते हैं फ़िएट मनी। फ़िएट मनी से कहते हैं जो मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरी किताब में है लिक्विड में नहीं है, तो इसको फ़िएट मनी कहते हैं। अब इससे क्या होता है, अगर मैंने अपनी जेब से कर्जा देना हो तो मैं उतना ही दूंगा जितना मेरी जेब में है, लेकिन फ़िएट मनी में ऐसा नहीं है। मैं अपनी जेब में जो मेरे पास मौजूद है उससे कहीं ज़्यादा कर्जा दे देता हूँ। तो उससे हो ये रहा है कि जो कर्जे हैं बहुत बाहर फैल जाते हैं, लोग लिए जा रहे हैं, डेट बढ़ता चला जा रहा है, सूद बढ़ी जा रहा है। और जब लोगों के पास आप सूद लिया तो क्या हो रहा है, आपके पास जेब में लाख रुपया है, आपने लाख रुपया मुझसे ले लिया, अब आपके पास 2 लाख। अब आप ये भूल गए हैं कि आपने 2 लाख मुझे वापस करना है। आपने लाख क्यों लिया, इसलिए लिया कि अब अगला पॉइंट आ जाए। तो एक बुनियादी वजह हो गई रिबा, सूद। ये फ़िएट मनी की वजह से, सूद के काम में फ़िएट मनी की वजह से कर्जा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि कर्जा वो भी दिया जा रहा है जो मेरे पास है नहीं। दूसरा, इससे जब दे दिया मैंने, ये तो देने वाले की बात थी, अब लेने वाले की बात देखें। जिसने लिया है कर्जा वो क्या कर रहा है, वो कर्जा ले क्यों रहा है, वो पैसे खर्च कर रहा है जो उसके पास है नहीं। उसके पास है नहीं, वो इस उम्मीद पे खर्च कर रहा है कि मैं वापस कर दूंगा। इसके ऊपर बनी इसराइल की आयत है, सूरत बनी इसराइल की, और इसको हम एक वर्ड कहते हैं ओवर स्पेंडिंग, कंज्यूमरिज्म, या कुरान पाक में इसको वर्ड इसराफ कहते हैं। भाई एक चीज़ मेरे पास है नहीं, आप हदीस भरी हुई है कर्जे के ऊपर, आपके पास एक चीज़ नहीं है, आप कर्जा ले रहे हैं, सूद। एक तो वहाँ पे अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं पैसे सूद दे के, दूसरी तरफ आप अपना मेयार ज़िंदगी बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियली आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं,
कंज्यूमरिज्म कर रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, घर में टीवी लगा रहे हैं, स्क्रीनें लगा रहे हैं, गाड़ी बदल रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, और ये खर्च कर रहे हैं। भाई कर्जे के ऊपर कितने बेचारे लोग हैं जो कर्जा लेके दाल रोटी लेते होंगे, वो तो बेचारे वही हैं, लेबरर हैं, वो तो अगले महीने कटवा भी देंगे, उन्हें कौन सूद पे कर्जा देता है, बेचारों के पास इतनी बसात ही नहीं होती। तो ये कर्जा लेने वाले ज़्यादातर लोग तो तनख्वाह पेशा लोग हैं, या जिनका कैश आ रहा है मंथली बेसिस पे, उनको इकट्ठे पैसे चाहिए, वो ले रहे हैं। तो वो किस लिए ले रहे हैं? वो लाइफस्टाइल के लिए ले रहे हैं, नाक ऊंची रखने के लिए ले रहे हैं, या आगे इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में डालने के लिए। तो ओवर स्पेंडिंग हो रही है। अब आप सोचें, शहर के अंदर आपकी बेकरी उतनी है, उस बेकरी पे उतनी ही डबल रोटी पड़ी है, उतनी ही घर में शहर के अंदर कोठियाँ उतनी हैं, उतने ही प्लॉट हैं, लेकिन अगर कर्जे से लोगों को एक्स्ट्रा हाथ में कैश ना दिया जाता तो शायद ये कोठी खरीदने वाले शहर में 20 होते हैं। लेकिन बैंकों से लोन लेके अब 200 बंदा या 400 बंदा या 40 लोग इस कोठी के लिए कोठी को खरीद सकते हैं। 20 के पास तो अपना पैसा है, लेकिन बकाया 20 ऐसे हैं जिन्होंने बैंक से ले लिया है। इसका मतलब है कि 20 कोठियों के लिए 20 खरीदार रहते तो कीमत ना बढ़ती, 20 कोठियों के लिए अब 40 खरीदार हो गए हैं। अब एक्स्ट्रा पैसा की वजह से वो आ गए। अब इसके ऊपर बनी इसराइल ये कहती है, और रिश्तेदारों और मोहताजों और मुसाफरीन को उनका हक अदा करो। आप सोचें, जो शख्स इसराफ करेगा उसको, वो रिश्तेदारों मोहताजों मुसाफिरों का तो उसका क्या हक उसने अदा करना है, उसके तो पैसे पूरे नहीं होने कभी। और इसके ऊपर हदीस भी है कि जो मिडल है, मॉडरेशन, वो आधी इकोनॉमिक्स है, आधी मईशत है ही है कि अपने चादर को उतना फैलाओ जो कि आप फैला सकते हैं, जितनी आपकी बसात है उतने ही खर्चे करो। तो आप ओवर स्पेंडिंग पे आ जाएंगे और शोबाजी में, तो आपका कभी भी रिश्तेदारों मुताजिर मुसाफिरों का जो आपकी कमाई में उनका हक है, गरीब लोगों का, वो आपको बचना ही नहीं, क्योंकि आप तो अपने कर्जे नहीं आपके उतर रहे और आपके अपने शौक नहीं पूरे हो रहे। और आगे अल्लाह कह रहा है कि फजूल खर्ची करने वालों तो शैतान के भाई हैं, कि जो फजूल खर्ची कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें फजूल में जो उनकी ज़रूरत नहीं है, ये जो उस महंगी ना स्पेनिश टाइलें लग रही हैं जनाब, बेहतर से बेहतरीन इटालियन चीज़ें लगाई जा रही हैं, ये महल बनाए खड़े किए जा रहे हैं, तो ये शैतान के भाई हैं। शैतान अपने परवरदिगार की नेमतों का कुफरान करने वाला, कुफर करने वाला है, यानी कि नाशुक्रा है। ये सोच बनी इसराइल है। अल्लाह ने मना किया है इसराफ से, अल्लाह ताला ने मना किया है कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से। 1-2 लोग रहते हैं और 6 बेडरूम का घर बनाया हुआ है जनाब, 8-7 अंदर बाथरूम बनाए हुए हैं जनाब, अंदर स्विमिंग पूल बनाए हुए हैं, और चीज़ें जौन सी हैं वो आप जाके देखें ना शहर के इलाकों में कैसे से घर और क्या क्या कुछ हो रहा है। ये जनाब दूसरी चीज़ है। अब इस पे आ जाएं, इसकी दूसरी तरफ जो मैं पहले बात कर रहा था कि जब जिन लोगों ने लिया, अब वो क्या करेंगे? पैसा। और ये अब तीसरा पॉइंट है, उसी से आप जोड़ लें, जिन्होंने कर्जा ले लिया, खर्च कर रहे हैं और अपने लोगों का हक मार दिया और ख़ुद खर्च किए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? मसलन 20 घर हैं, 40 ख़रीदार हैं, तो क्या कर रहे हैं? वो एक दूसरे से मुकाबलेबाजी कर रहे हैं। ये आपके सामने, आपने ज़माना देखा होगा आप, और ये रिसेशन से पहले ये हालात होते हैं। आप जाते हैं कोठी ख़रीदने के लिए, आप उसे सौदेबाजी करते हैं, वो कहता है यार बस मैं करोड़ की है, मैंने इससे कम नहीं देनी। आप कहते हैं तैयार हो गए, ऐसा करोड़ किया, उस शाम को कहता है नहीं यार 1 करोड़ 5 लाख की मुझे ऑफर आ गई है। और ये हालात हमेशा रिसेशन से पहले आते हैं, आपके सामने ये हालात आते रहे। फाइलों के ऊपर फाइलें बिक्री होती है, प्लॉट पता नहीं बनना है कि नहीं बनना, कहा बात फाइलें लोग खरीद के पागल हुए हैं, क्योंकि इतना पैसा है कुछ। अब वो पैसा उन्होंने लिया किस लिए? इसीलिए तो लिया। तो भाई उतनी चीज़ें हैं बाज़ार में, वो एक दूसरे के ऊपर बिड कर रहे हैं, और वो चीज़ों की कीमतें, आप आसान अल्फाज, सप्लाई उतनी है, घर उतने हैं, गाड़ियाँ उतनी हैं, ख़रीदार ज़्यादा हो गए, पैसा ज़्यादा आ गया, तो क्या होगा? कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी।
और ये इसी की वजह से इसके ऊपर हदीस है अबू दाऊद की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कोई मोमिन अपने दूसरे भाई के साथ बिडिंग ना करे। बिडिंग से मुराद है कि बोलियां ना लगाए। अगर एक सौदा उसका चल रहा है 1 करोड़ के ऊपर तो आप ना करें, लेकिन हमारे पास क्योंकि पैसा एक्स्ट्रा आ जाता है, लालच हमारा ख़त्म नहीं होता, तो हम कहते हैं यार मैं तेन 1,05,000 देना यार, 1,05,00,000 देता हूँ तुझे, और वो बिडिंग शुरू हो जाती है। और वो बिडिंग हो किस बेस पे रही है? पीछे से इसकी सबसे पहली जो कड़ी मिलती है वो सूद से, जो बैंक दे रहे हैं पैसा एक्स्ट्रा जो आपका है नहीं। दूसरा ओवर स्पेंडिंग, अपनी से बढ़ के लोगों को फॉलो करके शोबाजी करने का शौक़। और तीसरा हुक्म अल्लाह का वायलेट कर रहे हैं कि फिर वो मुकाबलेबाजी और कीमतों के ऊपर बोलियां लगनी शुरू हो जाती हैं, और ये तीनों कानून टूटते हैं। तो ये जो राइजिंग इन्फ्लेशन जो है, जब मुल्क में महंगाई होती है तो वो हायर इंटरेस्ट रेट के साथ एसोसिएट की जाती है। इससे होता ये है कि ये जो ये इन्फ्लेशन हो गई क्रेडिट की वजह से, लोन्स की वजह से, ओवर स्पेंडिंग की वजह से और बोलियां लगने की वजह से, तो क्या हो गया? इन्फ्लेशन होगी, महंगाई हो गई। एक घर 80 लाख का मिलता था अब करोड़ का मिलता है, क्योंकि लोग खरीदने वाले मौजूद हैं जिनके पास अपना पैसा है नहीं, बैंकों ने दिया हुआ उनको। अब ये इन्फ्लेशन हो गई। अब इन्फ्लेशन जब हो गई तो क्या होगा? गवर्नमेंट इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए साथ ही इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। 8% पे 10% पे आपको लोन मिल रहा था, गवर्नमेंट ने, स्टेट बैंक ने कहा जी अब 14% पे मिलेगा, तो वो लोन लेने वाले कम हो जाएंगे। और जब लोन लेने वाले कम हो जाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे आनी शुरू हो जाएगी, और वो जो कीमतें हैं वो नीचे आनी शुरू हो जाएंगी। वो जो प्लॉट की कीमत असल में कीमत 80 लाख थी, वो दोबारा गिरता गिराता 80 लाख। बात वो होता ही है, कीमत उधर ही रहती है खड़ी, लेकिन ख़रीदार नहीं रहता, यानी कि वो करोड़ ही मांगता रहता है कि बिकेगा 80 पे, असली वैल्यू पे वापस आ जाता है। तो ये 3 मोटी मोटी मैंने आपको बातें बताई हैं कि जिसकी वजह से नंबर 1 रिबा, अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट। नंबर 2 ओवर स्पेंडिंग, अपनी औकात से बढ़ के शोबाजी के लिए एक्स्ट्रा वैकेंस होके। नंबर 3 कि आप इस चीज़ के ऊपर अपने भाइयों के साथ, मुसलमानों के साथ, अपने मुसलमान भाई के साथ आप प्राइस वॉर कर रहे होते हैं। मैं तुझे इतना देता हूँ, मैं तुझे इतना देता हूँ, वो आगे से कहता है मैं तुझे इतना देता हूँ। और ये आपके सामने मामूली बात है। ये होता है जब भी लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा पैसा हो तो वो चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, और जब चीज़ बिकती है। अच्छा, अब बिटर ट्रुथ देखें कि इन 3 चीज़ों को, ये जो अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ हम बात कर रहे हैं, इससे होता क्या? इससे हुआ ये कि एक चीज़ की कीमत 80 लाख रुपया थी, लेकिन क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है वो 1,20,00,000 पे बिकती है। तो इसलिए कि लोग खरीद रहे हैं, पैसा है उनके पास। ये जो फैक्ट है ना, इस फैक्ट को इकोनॉमिक के टर्म्स में इकोनॉमिक बबल कहते हैं, एसेट बबल कहते हैं, स्पेकुलेटिव बबल कहते हैं, मार्केट बबल कहते हैं, प्राइस बबल कहते हैं, फाइनेंशियल बबल कहते हैं, स्पेकुलेटिव मेनिया कहते हैं, बैलून कहते हैं। और ये मैंने आपको सिर्फ रियल एस्टेट की एग्जांपल दी है, ये हर जगह होता है, ये स्टॉक मार्केट में भी होता है। ये जब 1929 के अंदर, जब ये ग्रेट डिप्रेशन 1930 का आया है, उससे पहले जनाब दुनिया में स्टॉक की कीमतें ऊपर जा रही थी, ऐसे बिक रहे थे। और उसके बाद सारे का सारा जो एकदम ट्रस्ट रुका है लोगों का, तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट नीचे आनी शुरू हुई थी। तो ये होता क्या है कि वो स्पेकुलेशन के अंदर, क्योंकि पैसे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि यार मार्केट ऊपर जा रही है, कोठियाँ की कीमत ऊपर जा रही है, और गड्डियाँ महंगी हो रही ने, और चीज़ें महंगाई हो रही है, ले लो यार, कर्जा लेके जाए, ले लो बस ले लो, ये कर रहे होते हैं। ये स्पेकुलेशन, इसको भी अल्लाह ने नापसंद फरमाया है, स्पेकुलेशन की बेसिस पे। और इसी तरीके से अगर आप किसी आलम से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि स्पेकुलेशन की बेसिस पे अक्सर औकात जो बिजनेसेस हैं वो सारे के सारे हराम समझे जाते हैं, जो स्पेकुलेटिव बिजनेसेस हैं, क्योंकि इससे आप कुरान के, अल्लाह के दीन के बहुत से चीज़ें, कानून जौन से हैं वो तोड़ रहे होते हैं स्पेकुलेशन की बेस के ऊपर। तो ये आपके सामने ये बबल क्रिएट हो जाता है, चीज़ें ओवर इन्फ्लेट हो जाती हैं। यानी कि एक चीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है, एक घर है वो 70 लाख का, 80 लाख का है,
लेकिन सिर्फ इसलिए कि कर्जे लोगों को मिल रहे हैं, पैसे उनके हाथ में ज़्यादा है, वो करोड़ का खरीदने को तैयार हैं। तो ये जो 30 लाख रुपया या 20 लाख रुपया एक्स्ट्रा है, ये उसकी इन्फ्लेटेड वैल्यू है, ये उसकी रियल वैल्यू नहीं है। तो ये जो एक इंट्रिंसिक वैल्यू है 70 लाख है, लेकिन प्राइस जौन सी है वो जनाब 1 करोड़ रुपया है। तो ये जो 30 लाख का, ये सब बबल कहते हैं, झाग है, इसने गिरना ही गिरना है। तो जब भी 10 साल 8 साल 10 साल लोग ये करते रहते हैं, लोग गवर्नमेंट जौन सी है वो कर्जे इनका रेट, इंटरेस्ट रेट नीचे करके इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए पैसा इंजेक्ट करती है। तो ये अभी फिर शुरू होने लगा है। ये कोरोना की वजह से सबसे पहले अमेरिका ने 0 इंटरेस्ट रेट पे आ गया। स्टेट बैंक जो था पिछले 2.5% गिरा चुका है अपना रेट, ये कुछ ही दिनों में और नीचे आएगा। और ताकि इकोनॉमी थोड़ी सी इस धचके से बच सके, लोग दोबारा से वो जो टैक्स है वो वापस लिए जाने लगे हैं। तो क्या करने लगे हैं, दोबारा से लोगों को एक बिजनेस में डालने के लिए, इधर से हटाने के लिए, फिर वही बूस्ट शुरू हो जाएगा। तो वो बूस्ट दोबारा हम भूल जाएंगे, ये लोग सारे फिर भूल जाएंगे। और यही होता है, 8-10 साल में लोग फिर भूल जाते हैं, कमाना शुरू कर देते हैं, चीज़ें कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, छलांगे मारना शुरू कर देते हैं, करते 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 वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि ऊपर सारी चर्बी, वो कहते हैं ना बकरे के ऊपर गोश्त के ऊपर चर्बी आ जाती है। अब वो हर 8-10 साल के बाद रिसेशन, ये मैं आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, आसान अल्फाज में 8-10 साल के बाद वो जो चर्बी होती है, जो कि किसी चीज़ की कीमत नहीं होती, वैल्यू उसकी कम होती है, प्राइस बढ़ चुकी होती है, एक्स्ट्रा लोगों के हाथ में पैसा आ गया हुआ है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको अपनी औकात पे लाने के लिए, वो चर्बी नीचे गिराने के लिए, उस बकरे को अपने वजन पे लाने के लिए, वो जो ऊपर से चर्बी गिरा, उसको बबल को गिराने के लिए ये रिसेशन, ये कोलैप्स होते हैं। अगर समझ आ गई है, ये बातें अक्सर लोग पसंद नहीं करते, लेकिन ये सच है, ये हार्ड फैक्ट है, ये आप इसी तरीके से दुनिया में होता आया। तो आप लोगों को समझ आनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि अपने आप को ऐसे अल्लाह के कानून तोड़ेंगे कभी भी कुछ भी नहीं मिलना। अल्लाह के कानून को समझें, अल्लाह के कानून अगर थे तो किसी वजह से थे, आप लोगों की भलाई के लिए, आसानियों के लिए थे। इतना ग्रीड नहीं, इतना लालच नहीं इंसान में होना चाहिए। तो आई थिंक कि आपको ये बेसिकली समझ आ जाएगा कि रिसेशन क्यों आता है, इन्फ्लेशन क्यों होती है, महंगाई क्यों इसलिए होती है। भाई महंगाई आपको बता दिया है, जब पैसे हाथ में ज़्यादा लोगों के और चीज़ें पीछे से सप्लाई उतनी की उतनी फिक्स्ड है या कम है, तो फिर यही होगा। आप खुद सोचो ना, आप बाज़ार में जाएं, एक दुकान वाले के पास, ये जो अभी कोरोना की वजह से हुआ है, शहर में 100 दुकानें थी जो सब्ज़ी बेच रही थी, अब पता चलता है 10 दुकानें सब्ज़ी बेच रही हैं। अब जो 10 दुकानें सब्ज़ी बेच रही, क्या हुआ, सप्लाई तो उसके पास उतनी है जितनी पड़ी हुई है, जो अब सारे का सारा राशि उसके ऊपर आ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, तो क्या करता है, कीमत बढ़ा देता है। ऐसे करेगा ना। तो यही होगा, जब सप्लाई लिमिटेड है या बढ़ नहीं सकती, हाथ में बाइंग पावर आ गई है, तो फिर हमेशा इन्फ्लेशन होगी। हमेशा गवर्नमेंट की वजह से भी होती है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ की वजह से भी होती है, लेकिन जब वो होती है तो उसके ये जो करते करते एक लेवल आता है कि उस बबल ने बस्ट करना होता है, चीज़ों ने अपनी कीमत हालत में वापस गिरना होता है। तो ये इसलिए आता है। तो ये 2018 से मैं कहता आ रहा हूँ, ये दुनिया के अंदर ये ओवरड्यू था। यानी कि मैं 2018 से ये वर्ड बोल रहा हूँ कि रिसेशन 2008 में आया था, अब ओवरड्यू है, ये आना ही आना है। 19 में आएगा, 20 में आ जाएगा, ये आना ही आना है। क्योंकि आपने देखा कि वो जो एक दिन के अंदर, 2 दिनों के अंदर ट्रिलियंस, कहते हैं 7 के 6 के 7 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका की स्टॉक से ख़त्म हुआ है। क्या था वो? चर्बी थी। ट्रिलियन, पाकिस्तान में जा रहा 10-12 बिलियन के लिए क्या कुछ करता फिरता है, वहाँ पे रातों रात लोगों का 8 खरब डॉलर ख़त्म हो गया, किसी ने छींक नहीं मारी। ये होता है, ये हमेशा से होता है। तो वो दोबारा से अपनी असल वैल्यू में की जो कीमतें हैं ना, वो आ जाएंगी। तो ये इस वजह से आता है। तो ये ओवरड्यू था, ये आना है। और उसके बाद लोग इतने भुलक्कड़ हैं, ये बूस्ट लगाएगी गवर्नमेंट, धक्का लगाएगी, दोबारा से शुरू हो जाएंगे, और 8-10 साल 10 साल के बाद फिर वो कीमतें करते 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 फिर ये फटेगा। ये ऐसे ही होता आएगा।
तो अपने आप को बचाएं, इस बात को समझने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरज़ोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह आप सारों का। न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग सवाल भेज रहे हैं ढेर सारे फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के चैनल पे। इस ऑफ़र की दीगर मालूमात के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 0333483748 पर। ये ऑफ़र्स आप लोग जीत सकते हैं अगर आप लोग 3 महीनों के अंदर 100 सब्सक्राइबर्स पर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब की एक किताब जो कि उनके अपने हाथों से साइन की गई हुई होगी वो आपको मिल सकती है। 300 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट का वाउचर फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार का मिल सकता है। आपको 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर फ्री पास मिल सकता है फ़ाइज़ हसन सयाल साहब के सेमिनार में। 3000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर आप फ़ाइज़ हसन सयाल साहब को एक 1-on-1 कोचिंग सेशन में मिल सकते हैं जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होती है एज़ पर स्टैंडर्ड पॉलिसी।